हिंद, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं टेंस। दोस्तों टेंस मतलब आपको किस तरह से इंग्लिश में किसी से बात करनी है दोस्तों, और किस तरह से किसी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। टेंस में आप जानते हैं, चाहे आप 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों, मतलब आप जहाँ भी टेंस है दोस्तों, कोई बहुत परिवर्तन नहीं आता। क्लासेस बदलती रहती हैं, थोड़े थोड़े रूल्स बदलते रहते हैं, बाकी जो टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों सब यहीं से उठाया जाता है। तो दोस्तों आज आपसे उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आज से आपको जो टेंस नामक परेशानी है, टेंशन रहती है कि हम कैसे इंग्लिश बोले दोस्तों, आज से एकदम ख़त्म कर दिए। दोस्तों टेंस होता क्या है? सबसे पहली बात हम समझते हैं टेंस कहते किसे हैं। तो दोस्तों टेंस से इस बात का पता चलता है कि कोई कार्य, कोई काम वर्तमान समय में हुआ है, भूतकाल में हुआ था या भविष्यकाल में होगा। 3 ही काम होता है। मान लीजिए हम आपको या तो पढ़ा रहे हैं, या तो पढ़ा रहे थे, या तो पढ़ाएंगे। 3 ही काम हो सकते हैं दोस्तों, बस इसी को हम क्या कहते हैं? टेंस। अब दोस्तों टेंस 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से टेंस कितने प्रकार होते हैं? टेंस के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। एक का नाम आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा दोस्तों पास्ट टेंस, और तीसरा कौन है दोस्तों? आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। एक प्रेजेंट टेंस हो गया, एक पास्ट टेंस हो गया, और एक फ्यूचर टेंस हो गया दोस्तों। इसके बाद इन टेंस को क्या करते हैं? 3-3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3-3 भागों में नहीं, 4-4 भागों में बांटते हैं। यानी अगर इन तीनों पोर्शन को हम 4-4 में डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 12। इसलिए दोस्तों कहते हैं टेंस कुल मिला के 12 प्रकार के होते हैं। दोस्तों 12 प्रकार कैसे होते हैं? एक इसमें इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट। दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अब इसमें टेंस लिख दीजिए। तो दोस्तों एक इंडेफिनिट टेंस हो गया, एक कंटिन्यूअस हो गया, एक परफेक्ट हो गया, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से अगर दोस्तों कोई आपसे पूछे कि कुल टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उन्हें आप बताइए कुल टेंस 12 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर अगला एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको जो हमने अभी आपको बताया टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस से इस बात का पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में हुआ है, भूतकाल में हुआ था या भविष्यकाल में होगा। उसके बाद टेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर कुल की बात आए दोस्तों तो टेंस कुल 12 प्रकार के होते हैं। अब मुख्यतः पूछे तो कुल टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं, एक प्रेजेंट टेंस जिसको हम कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं, और तीसरा फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्यकाल कहते हैं। अब दोस्तों इन सारे टेंस की जो जानकारी होगी अब हम एक एक टेंस करके पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मालूम करेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस तो है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, ठीक है। आज बहुत बेहतरीन वीडियो दोस्तों रहेगी, बस आपको धैर्य बना के रहना है। तो नंबर 1 जो है दोस्तों आपके टेंस का नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले दोस्तों इस टेंस की पहचान सीखते हैं। कैसे मालूम करेंगे कि प्रेजेंट इंटेंस है? तो पहचान देखिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या रहेगा? इस टेंस के वाक्यों के अंत में, ठीक है, कहाँ रहेगा? अंत में। क्या रहेगा? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। कैसे मालूम करेंगे प्रेजेंट इंटेंस है? आप सेंटेंस के अंत में चले जाइए, वहाँ ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द देखे गए तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें दोस्तों एक मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को आप मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसमें हम वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद सहायक क्रिया कौन सी लगती है? सहायक क्रिया,
सहायक क्रिया जिसको आप हेल्पिंग और शॉर्ट में बोलते हैं HB, H से हेल्पिंग, V से वर्क, इसमें होता है डू या डज, डू या डज। ठीक है। अब दोस्तों जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत या किसी भी टेंस के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं उसमें मुख्यतः 4 ही प्रकार के टेंस पढ़ते हैं। ठीक है। उसमें मुख्यतः आपको 4 ही प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, टेंस कह रहे हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है। तो एकदम हम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव को जो हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है। सकारात्मक वाक्य अनुवाद हम कैसे करेंगे? ठीक है दोस्तों। तो पहले अफर्मेटिव का मतलब समझिए। अफर्मेटिव की पहचान ये है दोस्तों, ना तो उसमें नहीं लिखा होगा, ना तो प्रश्नवाचक का चिन्ह अंत में बना होगा ऐसे। ठीक है। सबसे बेहतर पहचान ये है। अगर सेंटेंस में नहीं लिख गया तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा। और सेंटेंस के अंत में ये बना चिन्ह मिल जाए। ठीक है। और कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, तो बड़ी बात है समझना, पर बस इंट्रोगेशन मार्क अगर मिल जाए, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा मिल जाए, तो समझ लीजिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मतलब आपका काम हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। जैसे कह दिया जाए मैं एक कहानी लिखता हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ? लिखता हूँ, काम जारी है, इसको बोल देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इसमें कैसे अनुवाद करेंगे? तो ट्रांसलेट करने का दोस्तों इसका नियम 2 है। क्या नियम है? आपको जो है रूल्स फर्स्ट पढ़ना है। नियम 1 में यदि जो वाक्य का कर्ता अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या बहुवचन हो, तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों हम कर्ता रखते हैं, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म रखते हैं, फिर अन्य शब्द, मतलब कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस, अब यह होता है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म शॉर्ट में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, मैं एक कहानी लिखता। ठीक है। मैं एक कहानी लिखता हूँ, दिखाई दे रहा है, मैं एक कहानी लिखता हूँ। तो इसमें देखिए कैसे करना। पहले बात, अगर आप कितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना हो, आपको 3 चीज़ें जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप सेंटेंस पहचानिए कौन सा है, उसके बाद आप सेंटेंस पहचानिए कौन सा है, उसके बाद आप कर्ता पहचानिए कौन सा है। तो दोस्तों कर्ता पहले आपको जानकारी दे दें, थोड़ी सी जानकारी। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता को देखिए इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता होता क्या है? मतलब जो वाक्य में काम कर रहा हो उसी को कर्ता कहते हैं। जैसे इस वाक्य में एक कहानी लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, और कौन लगाने से कर्ता मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद क्रिया मीन्स वर्ब मतलब कर्ता जो काम करे। ठीक है। कर्ता जो काम करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो ये सब जानना ज़रूरी है। जब तक कर्ता आप नहीं जान पाएंगे, क्रिया नहीं जान पाएंगे, तो फिर ट्रांसलेट सीखना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मैं एक कहानी लिखता हूँ लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आपको मात्र इतना स्ट्रक्चर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा। मैं एक कहानी लिखता हूँ, तो कौन एक कहानी लिखने काम कर रहा है? मैं। तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी आई हो गई। ठीक है। अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है। लिखना मेन वर्ब आपका होगा, मुख्य काम जो कर्ता कर रहा है लिखने का, तो आप जानते हैं राइट होती है। ये देखिए आई राइट। अब क्या बच रहा है? एक कहानी, एक स्टोरी। ये लीजिए आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। अगर दोस्तों बात करें दूसरे सेंटेंस की, तो इसी प्रकार के एक सेंटेंस और देख रहे हैं।
और आज की वीडियो में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम ट्रांसलेशन सिखा के मानेंगे, ठीक है। वे बगीचे में टहलते हैं, ठीक है। अभी आपको बताए हैं कि सबसे पहले आपको क्या जानना है, टेंस कौन सा है। टेंस ते हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, ठीक है, क्योंकि वाक्य में ते है आ गया। अब उसके बाद सेंटेंस कौन सा है, देखिए इसमें ना तो नहीं कहीं लिखा हुआ है, ना तो प्रश्नवाचक का चिन्ह कहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, उसके बाद कर्ता कौन है, वे, भाई वे ही काम कर रहा है, इसमें टहलने काम कौन कर रहा है, वे कर रहा है। तो आप वे के अंग्रेजी जानते हैं, दे होता है, THEY, ठीक है। दे हो गया, मतलब सब्जेक्ट कर्ता आप लिख चुके हैं। अब आप मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया कहाँ है, देखिए ये सबसे अंत में मिलती है, ठीक है। टहलना की क्या होती है, वॉक, ठीक है। दे वॉक, अब कहाँ टहल रहे हैं, बगीचे में, तो आप बोलोगे इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है। और फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, ओके। देखिए टेंस बहुत ही आसान वे में आप सीख जाएंगे, बस आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रक्चर पढ़िए, फिर ये दिमाग में लाइए कि कौन से कर्ता में कौन से रूल्स लागू होते हैं। जैसे दोस्तों हमने अभी आपको बताया, जब वाक्य का कर्ता होगा आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या बहुवचन हो, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ट्रांसलेट करने का नियम होता है वो इस तरह होता है। कर्ता लिखना पड़ता है सबसे पहले, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, मेन फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब अगर दोस्तों कर्ता आई वी यू दे ना होकर दूसरा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे ट्रांसलेट। तो दोस्तों वही आपको बताना है, आप फिर इस तरह से करिए, ठीक है। नियम नंबर 2 के अंदर क्या समझेंगे, नियम सेकेंड, ठीक है। नियम सेकेंड में क्या समझना है आपको दोस्तों, यदि वाक्य का कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन हो, या एक वचन हो, तो यदि वाक्य का कर्ता ही, सी, इट या एक वचन हो तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, पूरा उसी तरह होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बस कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे, यस या ईएस लगा देंगे, फिर आप कर्म लिखते हैं, फिर आप अन्य शब्द लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में इंग्लिश में भी ज़रूरी है, हो सकता है कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हों। तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी ही लिखनी है, उसमें एस और ईएस भी लगाना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप अदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दोस्तों देखते हैं, सुरेश एक कविता पढ़ता है, सुरेश एक कविता पढ़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टेंस समझना पड़ेगा, कौन सा टेंस है, अंत में जाइए, ता है मिल गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है सुरेश लिखना है। सुरेश क्यों, क्योंकि सुरेश करता है, काम करने वाला कौन है भाई, कौन एक कविता पढ़ता है, सुरेश। तो सुरेश आप एक नाम है, सुरेश नाम तो एक ही वचन होगा, तो सुरेश हो गया। आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी है, साथ में यस या एस भी लगाना है। सुरेश जो काम कर रहा है मुख्यतः वो पढ़ने काम कर रहा है, तो रीड हो जाएगा, सुरेश रीड। अब इसमें यस या ईएस लगाना है। यस ईएस का दोस्तों आपने सिंगुलर प्लूरल नंबर पढ़ा होगा, तो वहाँ आपको बताया जाता है कि यस ईएस कैसे लगाते हैं। फिर देखिए आप यहाँ कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है तो यस लगेगा, रीड्स हो जाएगा, ओके। तो सुरेश रीड्स क्या पढ़ रहा है, ए पोयम। ये देखिए कितना इजी है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और वाक्य देखें, वह
वह एक आम का पेड़ काटता है। वह एक आम का पेड़ काटता है। तो जैसे यहाँ काटता ता है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। अब करता कौन है? वह ही करता है। सेंटेंस कौन है? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है? सीधी सी बात है, सिंपल तरीका, ना तो नहीं लिखा हुआ है, ना तो प्रश्नवाचक का चिन्ह ही कहीं बना हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले ही लिखेंगे, ही, और देखिए ही और सी, वह की इंग्लिश दो होते हैं, एक होता है ही, एक होता है सी। इसमें क्या होता है? ही सी इट, ठीक है। तो जो ही होता है या वह, और इस वह में फ़र्क क्या है? तो वह दोस्तों पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स पुरुष जाति के लिए, और ये जो सी का इस्तेमाल करते हैं ये स्त्री जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक आम का पेड़ काटता है, सेंटेंस से ही पता चल रहा है कोई कार्य मेल कर रहा है, मेल मीन्स पुरुष कर रहा होगा, तो ही लिखना पड़ रहा है, ही हो गया। अब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, करता तो हो गया, अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। काटना क्या होती है? कट, ठीक है, कट हो गया। अब यहाँ मैटर कर रहा है कि या यस लगाएं कि ईएस लगाएं, तो दोस्तों रूल्स कहता है यहाँ एस लगाएंगे, ठीक, क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसीलिए। तो ही कट्स क्या? ए मैंगो ट्री, ये देखिए ही कट्स अ मैंगो ट्री। दोस्तों जब यहाँ वावेल हो, ठीक है, मोटे तौर पर समझ लीजिए, जब यहाँ वावेल हो यस जुड़ता है, जब यहाँ कॉन्सोनेंट हो तो क्या जुड़ता है? यस जुड़ता है। पर आप केवल वावेल देख के नहीं, बल्कि सेंटेंस में ही आपको देखना रहेगा वर्ड में कि आवाज़ वावेल की आ रही है कि कॉन्सोनेंट की आ रही है, बहुत मैटर करता है दोस्तों। और उसके बाद अब उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया, चाहे रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा है, चाहे रूल नंबर सेकंड, बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि अब हम आपको इसे जस्ट बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ाना है, ठीक है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों बहुत ईजी तरीका है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस आप कैसे करेंगे? निगेटिव के बारे में समझिए, नकारात्मक। पहले निगेटिव को हिंदी समझिए। निगेटिव सेंटेंस मीन नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, ना का मतलब होता है इनकार करना। जब आप कोई काम कर रहे हो तो अफर्मेटिव, जब आप कोई काम ना कर रहे हो वो नेगेटिव। मतलब जैसे आप एक कहानी नहीं लिखते हैं, यहाँ नहीं, और सबसे बड़ी पहचान इसमें क्या होता है? नहीं ज़रूर लिखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? आपको सबसे पहले अगर वाक्य नकारात्मक है तो कैसे करेंगे, इसमें भी आप नियम 2 लगा लीजिए। फिलहाल बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं पढ़ना है। नियम 1 क्या कहता है? देखिए, जब वाक्य करता आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या बहुवचन हो, बहुवचन हो, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको डू नॉट या डज नॉट, 2 में से कोई एक, डू नॉट या डज नॉट। दोस्तों इसमें सीधी सी बात हम आपको बता दें, क्योंकि रूल्स 2 लिखा रहे हैं तो डू नॉट ही लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको डू नॉट लिखना है, फिर आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अदर वर्ड लिखना है, ठीक है। मतलब अगर वाक्य करता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या बहुवचन हो, तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं? सबसे पहले करता लिखना है, फिर डू नॉट लिखना है, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर कर्म लिखना है, फिर अन्य शब्द लिखना है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के बहुत दिक्कत होगी समझने में। जैसे हम कह दें मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, सबसे पहले टेंस कौन सा है ये पहचानिए, फिर सेंटेंस कौन सा है
ये पहचानते हैं। उसके बाद क्या पहचानना है कि ये इसमें कर्ता कौन है। तो टेंस कौन है, ये देखिए ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेंटेंस कौन सा है, ये देखिए नहीं, काम नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही कर रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। कर्ता कौन है, मैं। तो कैसे करेंगे, ये स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए बस, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ता लिखना है, ये देखिए लिख दिया। फिर बताए ना, अभी आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, तो क्या करेंगे, डू नॉट लगा दी, तुरंत डू नॉट लगाइए, आई डू नॉट। फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे आई डू नॉट, पढ़ाना, पढ़ाना क्रिया है ना, टीच होता है। आई डू नॉट टीच, किसे, तुम्हें, किसे पढ़ाना है, तुम्हें। आई डू नॉट टीच यू, क्या पढ़ाना है, इंग्लिश। इंग्लिश का ई कैपिटल से कर देंगे क्योंकि एक ये सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप, ठीक है। आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। इसी तरह दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, ठीक है। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, ये कितने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। नहीं लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ जो करता हुआ लड़के हैं, और लड़के का मतलब एक लड़के नहीं हैं, कई लड़के हैं, तो इसलिए द बॉयज़ हो जाएगा, द बॉयज़, ठीक है, बहुवचन हो गया ना। तो द बॉयज़, तो यही नियम लगेगा, डू नॉट। अब शोर मचाना की देखिए दोस्तों, एक होता है, क्या होता है, मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस। कहाँ शोर मचा रहे हैं, कक्षा में, इन द क्लास, ठीक है। द बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रूल्स जो समझा रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह दोस्तों एक सेकेंड रूल है, अगर कर्ता आपका आई बी यू दे ना होकर दूसरा कोई हो गया, कौन सा, ही सी इट, तो फिर क्या करेंगे, उसके बारे में रूल नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। क्या है, अगर वाक्य कर्ता आपका क्या हो, नियम नंबर सेकंड, नोट करते जाइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। अगर कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन हो, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, उसी तरह होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे, ठीक है। क्या होगा, आपको सब्जेक्ट लिखना है प्लस वहाँ डू नॉट लिख रहे थे, या आपको डज नॉट लिखना, ठीक है, डज नॉट प्लस आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। मतलब उसमें इसमें फ़र्क ये है कि डू नॉट वहाँ लिख रहे थे और यहाँ डज नॉट लिखना है, क्यों, क्योंकि कर्ता चेंज हो रहे हैं। जैसे दोस्तों गीता रामायण नहीं पढ़ती है, ठीक है। देखें दोस्तों इसमें टेंस कौन सा है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सेंटेंस नहीं है, तो इस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो गीता आपका सब्जेक्ट हो गया, गीता, ठीक है। अब डज नॉट लिख दीजिए, डज नॉट रीड, ठीक है। अब यहाँ समझिए, करता हो गया, हाँ ये हो गया, डज नॉट हो गया, हाँ हो गया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो गई, हाँ पढ़ना ही तो फर्स्ट वर्ब, पढ़ना फर्स्ट वर्ब हो गया। क्या नहीं पढ़ रहा, रामायण, तो क्या होगा, रामायण का पहला अक्षर कैपिटल से होगा, ठीक है। तो गीता डज नॉट रीड द रामायण, मतलब गीता रामायण नहीं पढ़ती है। अब दोस्तों एक सेंटेंस और देखते हैं। देखिए, वह एक गाना नहीं गाती है, कौन सा सेंटेंस है, सभी लोग जानते हैं निगेटिव सेंटेंस है। टेंस कौन सा है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कर्ता कौन है, वह है, तो फिर रूल नंबर सेकेंड लगेगा। कैसे लगेगा, आपको कर्ता लिखना है, ही, किसी, यही आपको यहाँ डाउट क्लियर करना है। दोस्तों वह एक कहानी नहीं गाती, वह एक गाना नहीं गाती है, तो गाती है यानी कोई लड़की हो सकती है, यानी स्त्री हो सकती है, तो यहाँ हम ही नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखें जी, सी, ठीक है, सी, ठीक है। उसके बाद डज नॉट,
शी डज नॉट। अब देखिए गाना का सिंग होता है, क्या गा रहा, गीत, शाम, ठीक है। सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और तो कुछ नहीं छूट रहा, नहीं, एकदम मस्त है, कोई छूट नहीं रहा। अब दोस्तों आपको जो अफर्मेटिव बताया गया, निगेटिव बताया दोस्तों, आप देखिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, अभ्यास आपको पूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, आप स्वयं से सेंटेंस बनाना सीखिए, फिर देखिए आपको। दोस्तों आशा करते हैं कि आज जो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमने आपको दोस्तों अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ाया दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। और इसका दोस्तों अभी 2 पार्ट बाकी है, एक आपको इंट्रोगेटिव बताएंगे और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताएंगे दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और अच्छे से दोस्तों खुद प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। आपको इंग्लिश एकदम बेझिझक बोलना सिखा देंगे दोस्तों, ऐसा हम वादा करते हैं आपसे। और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।